हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये क्लास है हिंदी की, जिसके अंदर हम करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और इसमें हर एक टॉपिक को शामिल किया गया है। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक का जो मिक्सअप है वो रखा गया है। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और ये क्लास आप सब के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यूपी टेट प्राइमरी, अपर प्राइमरी की तैयारी हो, या फिर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की, या फिर आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, या आरओ और एआरओ के लिए। तो इस तरीके के सभी जो पेपर हैं जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लास आप देख सकते हैं। और इसे आप शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से ये क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलेगी, जिसमें 25 क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो देखिएगा, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आमलक का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन है आदर्शिका, आम्र, आपाक और आंवला। तो आमलक का तद्भव शब्द आपको बताना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको लगातार दिख रहे होंगे तद्भव तत्सम के। तो बताइएगा, जो आमलक है ये तद्भव शब्द है किसका? तो आंवला का तद्भव शब्द है। जबकि हमारा जो और भी ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अन्य जो शब्द हैं, आदर्शिका, आम और आपाक, ये सब क्या हैं? ये सभी आपाक का तद्भव शब्द जो है वो आंवा हो जाएगा, आम्र का तद्भव शब्द आम हो जाएगा, और आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी होता है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, तिनका का तत्सम शब्द क्या है? दृढ़ है, तिक्त है, ताम्र है, या फिर त्वरित है? तिनका का तद्भव शब्द दृढ़ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भी शब्द देखिएगा, तिक्त की अगर बात की जाए तो ये तीता का तत्सम रूप होता है, ताम्र तांबा का तत्सम रूप होता है, और त्वरित जो है ये तुरंत का तत्सम रूप है। तो ये सभी आपको पता चल गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तकदीर शब्द है, तत्सम है, फारसी है, तद्भव है, या फिर अरबी है? तकदीर शब्द ये अरबी भाषा का शब्द है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रागुण, द्विषष्टि, पीढ़ी, या फिर विग्रह। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है, जिसमें से सभी ऑप्शन आपने देख लिया। तो पीढ़ी शब्द तत्सम नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या बनता है? तो पीठिका इसका तत्सम बनता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय, वचन, क्रिया, या फिर लिंग कहा जाता है। तो जिनका रूप, ऐसे शब्द जिनका तत्सम, जिनका जो रूप है वो हमेशा समान रहता है, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि वचन, क्रिया और लिंग, इनका रूप हमेशा समान नहीं रहता है। ये अविकारी शब्द जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी विकार जो है नहीं होता, ये हमेशा समान रहते हैं। तो अव्यय शब्द होते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है? तो धीरे चलो में क्रिया विशेषण अव्यय है। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशिष्टता प्रकट करते हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा आंसर हो जाएगा? क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, या इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। परिणामवाचक आपको बताना है। तो परिणाम आपको किस में दिख रहा है बताइएगा, किस ऑप्शन में आपको परिणाम देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में हमें परिणाम देखने को मिल रहा है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। जिसमें देखिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी माप तौल, यानी कि परिमाप संबंधी विशेषता प्रकट होती हो, वहाँ पे हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है बारी बारी, भीतर, आज या फिर यथासंभव। तो कालवाचक की बात हो रही है, बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में देखिएगा बारी बारी, भीतर, आज और यथासंभव में आज शब्द से हमें कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन है वह तेज दौड़ता है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर हैं, धूप में चला नहीं जाता। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसमें धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता, बालक तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है, तो बताइएगा। देखिए, इनमें से मोहन से खाया नहीं जाता, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भाववाचक शब्द आप कह सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता। आगे देखिएगा, वह गलती होने से डैश डैश डरती है। इसमें आपको क्या फिल करना है, ये बताना है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द कौन सा आएगा? बहुत आएगा, तेज, अचानक या धीरे धीरे? तो आप फिल करके देख लीजिए। वह गलती होने से बहुत डरती है या वह गलती होने से तेज डरती है, ये भाई तो बिल्कुल वाक्य सही नहीं बन रहा है। वह गलती होने से अचानक डरती है, तो भाई ये भी नहीं होगा। और वह गलती होने से धीरे धीरे कौन डरता है भाई? तो वह गलती होने से बहुत डरती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण में अधिकता बोधक का भेद है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिएगा, देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या है? देव धन अर्पण, देवी धन अर्पण या दे धन अर्पण या देव्य धन पड़? देवर्पण का सही संधि विच्छेद अगर किया जाए तो देवी धन अर्पण हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? तो स्वर संधि के अंतर्गत यह यड़ संधि का उदाहरण है, जिसमें ई उ री के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? क्रमशः या व रा ला में बदल जाता है। तो ये यड़ संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन या समझदार? तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में उप क्या है? उपसर्ग है, और कार क्या है? मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आ है, अन है, अनि है या फिर अन है? अनिच्छा में जो उपसर्ग है वह कौन सा है? तो अन उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत, इष्ट, इंद्रिय जीत या इप्सित कहलाता है। तो इंद्रियों को वश में रखने वाला जो होता है उसे हम इंद्रिय जीत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि अगर बात की जाए इंद्रजीत की, तो इंद्र को जीतने वाला इष्ट कहलाता है, जिसकी आकांक्षा हो इष्ट कहलाता है। और जबकि इंद्रजीत वह होता है जो इंद्र को जीतने वाला हो। इप्सित क्या होता है? जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे इप्सित कहा जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभव? बताइए, जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुभूत कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अनिर्वचनीय उसे कहा जाता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप आंसर तुरंत लगा पाएंगे, तुरंत जैसे ऑप्शन आपको दिखेगा तुरंत आंसर कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी इजी से प्रश्न है। अगला है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? तो वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है, सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश?
उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। तो देखिए जिसमें आपको दिख रहा होगा सुरेश, ये सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है या उपसर्ग रहित है, जबकि विदेश में वी, अत्यधिक में अति, और अगर बात की है संयोग में तो सम उपसर्ग है। तो इस प्रकार से सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, महिमा शब्द में किस प्रकार का किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हिमा, मा, आ या फिर इमा। महिमा में जो प्रत्यय है, देखिए उपसर्ग आगे लगाया जाता है शब्दों के और प्रत्यय पीछे लगाया जाता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो महिमा में अगर बात की जाए तो इमा प्रत्यय लगा हुआ है। महा मूल शब्द है और इमा प्रत्यय है, तो क्या बन गया? महिमा बन गया। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना या आलोचना करना। तो आड़े हाथों आना मुहावरे का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है? रोशनी में अंधेरा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना या प्रभाव स्थापित करना या सम्मान को बढ़ाना। तो सूरज को अगर दीपक दिखाया जाए तो इसका मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। पंचानन के अंदर समास कौन सा है? तो द्विगु समास है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर हम द्विगु समास कहते हैं उसे। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है आपको। युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु या मौक्तिक। युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये प्रश्न हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस प्रश्न है और ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को ही मिल जाता है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें जहाँ पर हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है और काफ़ी इजी भी अब हो गया है। युयुत्सु इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आज का लास्ट यानी कि 25वां प्रश्न होगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों उसे क्या कहते हैं? विश्वंभर, दिक्पाल, पैगंबर या दिगंबर कहते हैं। तो जिनके दिशाएं ही वस्त्र हों, इस वाक्य के लिए अगर एक वाक्य देखा जाए तो क्या होगा? एक शब्द दिगंबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन हिंदी के, जिसमें हमने सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है और ऐसी ही क्लास आपको डेली मिलती रहेगी जिसमें आपको हिंदी की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी MCQ क्वेश्चनों की। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही कुछ बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।